साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। आप मेरी वीडियो लगातार देख रहे हैं और कमेंट्स भी करते हैं, मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आज फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ में हूं, रूल 89 कैपिटल ए। लेकिन मैं बात शुरू करने से पहले आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत ज्वलंत इस समय विषय हो चुका है याला आईटीसी ब्लॉकिंग के बारे में, जिसमें हमारे काफ़ी अच्छे लेखक जो हैं, विचारक जो चिंतन कर रहे हैं जीएसटी एक्ट पे, उन पे भी आर्टिकल्स आ रहे हैं। और जो कर जानकारी पत्रिका है मेरी, उसमें हमारे मुरादाबाद के एक साथी हैं, बड़े भाई हैं अरविंद कुमार सिंघल, उनका भी आर्टिकल आ रहा है। कानपुर के हैं संपादक जी हमारे संतोष गुप्ता जी, उनका भी आर्टिकल आ रहा है और काफ़ी विचार आ रहे हैं। लेकिन साथियों, कल व्हाट्सएप पे मेरे जितने भी व्हाट्सएप पे उस पर एक न्यूज़ फ्लैश हुई जो प्रयागराज से छपी हुई है, और कोई अखबार है, इसको नाम मैं नहीं कह पा रहा हूँ, राजकुमार श्रीवास्तव उनके संपादक हैं। उन्होंने एक ये न्यूज़ फ्लैश करी है कि अब बिना नोटिस और आदेश जारी किए अफसर सीज कर सकेंगे खाता। इस समाचार ने, इसमें यह भी लिखा है वाणिज्यकरण कमिश्नर ने किया बदलाव, सर्कुलर जारी किया। इस समाचार ने मुझे काफ़ी चिंता में डाल दिया और व्यथित कर दिया कि सरकार आखिर चाहती क्या है। लेकिन जब मेरी बात शाम को मेरे रामपुर के वरिष्ठ साथी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, सीएस चार्टर्ड अकाउंटेंट आर.के. अग्रवाल जी से बात हुई, तो उनसे काफ़ी लंबा डिस्कशन भी हुआ इस बारे में। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ क्लियर करी और मैं उस चीज़ को रखना चाहता हूँ। और ये भी कल मैंने देखा कि व्हाट्सएप पे हमारे अधिवक्ता साथियों में और करदाताओं में काफ़ी इस बात को लेके आक्रोश था। लेकिन मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि आक्रोश व्यक्त करने से पहले, किसी न्यूज़ का फ्लैश करने से पहले, किसी पे एकदम ही आवेश में आने से पहले एक बार एक्ट और रूल को पढ़ लीजिए। या जो सर्कुलर का उन्होंने हवाला दिया इस अखबार ने, सर्कुलर जारी, उसका भी अगर आप पढ़ लेते तो शायद मैं भी व्यथित नहीं होता और आप भी आक्रोश में नहीं आते। साथ ही जब मैंने अपने बड़े भाई आर.के. अग्रवाल जी से बात करी तो उन्होंने बताया कि एक सर्कुलर आया है कमिश्नर उत्तर प्रदेश द्वारा। सर्कुलर नंबर है 22122039, डेटेड 23 नवंबर 2021। इसमें पहला पैराग्राफ जो दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2 में, doubts have been raised by the field formations on various issues pertaining the disallowing the debits of input tax credit from electronic credit ledger under Rule 86A of the Revenue Rule. Further, Honorable High Courts in some cases have emphasized to the need for laying down guidelines for the purpose of invoking Rule 86A. In view of above, the following guidelines are hereby issued with respect to exercise of power under Rule 86A of the rules. इसमें जो अब आप देखेंगे, इसमें 86A में जो रूल दिया हुआ है, कमिश्नर जो प्रोविज़न दिया हुआ रूल के अंदर, द कमिश्नर और an officer authorized by him in this behalf not below the rank of an assistant commissioner having reasons to believe that credit of input tax available in electronic credit ledger have been frequently availed or is ineligible in as much as। आप जीएसटी एक्ट आपने ख़रीदा होगा तो उसमें रूल 86A आप पढ़िए, तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और ये जो आदेश जिन्होंने इस अखबार ने छापा है, इस न्यूज़ से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। इसने खाता चीज़ के द्वारा दिया हुआ, लेकिन सर्कुलर जो आप देख रहे हैं, अल्लाह सर्कुलर में दिखा रहा हूँ आपको मैं, इस सर्कुलर में कहीं पे भी खाता सीज करने के बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं है। केवल इस गाइडलाइन दिया गया है, क्योंकि पिछले दिनों कुछ मामले माननीय उच्च न्यायालयों में गए थे। उच्च न्यायालयों ने इस पर फैसले दिए, निर्णय दिए, काफ़ी प्रशंसनीय निर्णय दिए, सराहनीय निर्णय दिए। उसको संज्ञान लेते हुए और उच्च न्यायालय ने यह भी कहा, जो स्टेट अथॉरिटीज़ है, कि इस बारे में क्लैरिफिकेशन जारी किया जाए। तो
उस निर्देश का पालन करते हुए कमिश्नर यूपी द्वारा और अन्य स्टेट के भी कमिश्नर्स ने अपना क्लैरिफिकेशन जारी किया है। साथ ही इसका पेज नंबर 2 पे 3.1.2 अब मैं पढ़ता हूँ। पर्सुअल ऑफ द रूल मेक्स इट क्लियर दैट द कमिश्नर or an officer authorized by him not below rank of assistant commissioner must have reason to believe that credit of input tax available in the electronic credit ledger is either ineligible or has been frequently availed by the registered person before disallowing the debit of amount from electronic credit ledger of the said registered person under Rule 86A. The reasons for such belief must be based only on one or more the following grounds। जो उन्होंने ग्राउंड्स के बारे में ABCDE जो 5 पॉइंट्स उन्होंने क्लियर करे हैं वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। द क्रेडिट इज एबल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन हिज इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स इशूड बाय ए सप्लायर हु इज फाउंड to be non-existent or is found known to be conducting any business from place declared in the station. The credit is availed by the registered person on invoices or debit notes without actually receiving goods or services or both. C है the credit is availed by the registered person on invoice or debit notes that the tax is respect of which has not been paid to the government। ये सेक्शन 76 में प्रोविजन दिया हुआ है जो इसमें इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है। रजिस्टर्ड पर्सन क्लेमिंग द क्रेडिट इज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टिंग और इज फाउंड नॉट टू बी कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द प्लेस डिक्लेयर इन रजिस्ट्रेशन। मतलब जैसे मैंने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन जो लिया जीएसटी में उसमें डिक्लेयर किया प्लेस संजय प्लेस, लेकिन मैंने जाकर नन्हाई में बिजनेस शुरू कर दिया तो वह भी एक्ट के अनुसार गलत है। डिक्लेयर प्लेस में नहीं है बिजनेस चल रहा है, या आपके ऑफिस संजय प्लेस में है, आपने गोदाम नन्हाई में ले लिया और उसको शो नहीं किया नन्हाई वाले उसको, तो वो भी इलीगल ही माना जाएगा। वह एक्ट में ऐसा प्रोविज़न स्वीकार नहीं है। E है द क्रेडिट इज एबल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन विदाउट हैविंग एन इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स और एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर। कोई डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स में ईमेल भी हो सकता है, आपके एनईएफटी का जो पेमेंट ट्रांसफ़र किया वो भी हो सकता है, जो भी आपके वैलिड डॉक्यूमेंट्स की परिभाषा में आते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है 3.1.3 में, पेज नंबर 2 पे ही है। कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम नॉट बिलो रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर मस्ट फ्रॉम एन ओपिनियन फॉर डिसअलाउंग डेबिट ऑफ एन अमाउंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इन रेस्पेक्ट ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन ओनली आफ्टर प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स ऑफ द केस इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ प्राइमा फेसिस prudently able or ineligible input tax credit and whether the same is covered under the good grounds mentioned in sub rule 1 of Rule 86A as discussed in para 3.1.2 above. The amount of input tax credit involved and whether disallowing such debit of electronic credit ledger of a person is necessary for restricting him from utilizing passing or frequently availed or ineligible input tax credit to protect the interest of revenue। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला दिया है इसमें सर्कुलर में 3.1.4 में, पेज नंबर 2 और 3 पे है। इट इज स्टेटेड दैट द पावर ऑफ disallowing debit of the amount from electronic credit ledger must be exercised in a manner and carefully examination of all the facts, the cases in important to determine cases fit for exercising power under Rule 86A
the remedy of the disallowing debit of amount from electronic credit ledger being by its very nature extraordinary has to be restored to with utmost circumspection and with maximum cares and cautions. It contemplate an objective determination based on intelligent care and evaluation as distinct from a purely subjective consideration of suspicious. The reasons are to be on the basis of material evidence available or gathered in relation to prudent availment of input tax credit or eligible input tax credit availed as per the conditions grounds under sub rule 1 of रूल 86A। अब देखिए बहुत ही स्पष्ट बात इसमें कही जा रही है, निर्देश बहुत स्पष्ट हैं। आप ये कहें कि मैं सब मोदी सरकार का योगी सरकार का समर्थक हूँ, वो आपका कहना गलत होगा, सोचना गलत होगा, लेकिन जो फैक्ट माननीय कमिश्नर महोदय ने जो सर्कुलर इशू किया उसमें जो स्पष्ट दिया हुआ है वो आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन आप जो है इस सर्कुलर को ज़रूर पढ़ें और इसका अध्ययन करें। उसके बाद में अपने रिमार्क्स मुझे भेजेंगे तो मेरा उत्साहवर्धन होगा, और यदि कोई मेरी से त्रुटि होती है तो मैं सुधार करने के प्रयास करता हूँ। इसी पेज पे इन्होंने 3.2.2 में सेक्शन 65 ऑडिट बाय द टैक्स अथॉरिटीज़ और सेक्शन 66 स्पेशल ऑडिट को भी इनकॉर्पोरेट किया है। इसके साथ में प्रोसीजर फॉर डिसअलाउइंग डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ब्लॉकिंग क्रेडिट अंडर रूल्स 86A। और इसमें एक तीसरी लाइन है, पूरा बहुत लंबी होती जा रही है, 12 मिनट की हो चुकी है। प्राइम फेसिस असेंट बेस्ड ऑन मटेरियल एविडेंस अवेलेबल और गैदर्ड ऑन रिकॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो न्यूज़ इन्होंने दिया है, जो इस अखबार ने छापा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसमें जो बिल्कुल ही तोड़ मोड़ करके समाचार छापा है और एक व्यापारी में भय फैलाने का प्रयास किया गया है, ये बहुत ही, मैं इसको सराहनीय नहीं कह सकता हूँ मैं। तो साथियों आप ये देख रहे हैं सर्कुलर, आप पढ़ेंगे और इसमें पेज नंबर 4 पे 3.4 में अलाउंग डेबिट्स और डिसअलाउड रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट अंडर सब रूल ऑफ 86A, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ पैरा ही वाला, जिसमें आखिरी लाइन है रिकॉर्डेड ऑन फाइल इन राइटिंग। निर्देश इस बात का कि कोई भी चीज़ आप राइटिंग में फाइल में रखेंगे बिफोर अलाउइंग सच डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो साथियों मेरा आपसे यही अपील है, यही निवेदन है आपसे कि किसी भी समाचार को, देखिए मैं 12 साल से कर जानकारी पत्रिका छाप रहा हूँ। कोई समाचार आता है तो मैं समाचार में अगर सहमत नहीं रखता हूँ या कोई ऐसा समाचार मुझे लगता है तो मैं अपने सीनियर्स से, अपने साथियों से डिस्कस करता हूँ, उसके बाद प्रकाशित करता हूँ। मैं आपने नाम भी पढ़े होंगे इसके अंदर की, इनकी सलाह से, इनकी जिन्होंने ये दिया। अब मैं डेली न्यूज़पेपर वाले को टैक्सेशन में एक्सपर्ट नहीं है, उनको जो समझ में आया उन्होंने बता दिया, उन्होंने छाप दिया, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उनको उससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन सर आप जो हैं विधि विशेषज्ञ हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आपका एनरोल्ड किया है एज ए विधि विशेषज्ञ, और एक्ट को पढ़ना, एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाना और करना ये आपकी एक जिम्मेदारी है। तो पहले आप उसको पढ़ें, समाचार यदि कोई ऐसा आता है तो उसका अध्ययन करें, अपने सीनियर्स से डिस्कस करें, क्योंकि स्टडी सर्कल मीटिंग हमारे यहाँ ज़्यादातर नहीं होती हैं, कुछ जिलों को छोड़ करके स्टडी सर्कल मीटिंग बहुत ज़रूरी है। अब पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि एक्ट बहुत बढ़िया है, एक्ट में आपने पिछली वीडियो सुना होगा, मैंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ करता रहा हूँ। एक्ट में कुछ प्रोविजंस बहुत ही ज़्यादा गलत हैं, ना तो अधिवक्ताओं के हित में है, ना पंजीकृत टैक्स पेयर्स के हित में है। लेकिन हर चीज़ गलत नहीं है, मैं ये अपने विचार रखना चाहता हूँ। यदि आप सहमत हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम आपस में विचार मंथन करते रहें, विचारों का आदान प्रदान करते रहें। आपका कोई भी विचार हो मेरे प्रति, समाचार के प्रति
या कोई एक्ट में, रूल में किसी भी है, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर 9410664214 पे आप मुझे भेजेंगे तो आपको मैं अवश्य रिस्पॉन्स करूँगा। जो भी विचार हो वो करूँगा। अगर मेरी समझ में नहीं आता है, मेरी समझ से भारत, अपने सीनियर से बात करके मैं उसको क्लेरिफाई करने का प्रयास करूँगा। तो साथियों, इसके साथ विदा लेता हूँ। अगले विषय में फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारती।